हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की आधुनिक रियासतों के बारे में। यदि हम रियासतों पर नज़र डालें मध्य प्रदेश की, तो हमको मिलता है कि मध्य प्रदेश में जो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे उन पर मराठा रियासत हमको मिलती हैं। तो चर्चा करते हैं कि मराठे मध्य प्रदेश में प्रवेश कैसे हुए, क्योंकि मराठों का यदि हम मूल क्षेत्र देखें तो वो है महाराष्ट्र। ये हमको याद रखना है। इसके बाद मराठे मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं कि 1723 के समय। कौन? बाजीराव प्रथम। ये असीरगढ़ के किले को जीतकर मालवा में आए। असीरगढ़ का किला हमारा कहाँ है? तो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर। इसी को हम उपनाम देते हैं क्या? दक्षिण का द्वार। कि दक्षिण साइड जाना है तो असीरगढ़ के किले से होकर जाना पड़ता है। इसके बाद मई 1723 में जो भोपाल के नवाब थे दोस्त मोहम्मद खां, इनसे पेशवा बाजीराव का युद्ध होता है, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान हार जाते हैं। आगे चलकर 1728 में एक युद्ध का वर्णन हमको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मौधा का युद्ध। कौन सा? मौधा का युद्ध। इसमें क्या होता है कि इसमें एक मुगल सेनापति रहता है मोहम्मद खां बंगास। कौन? मोहम्मद खां बंगास। किसका सेनापति? तो मुगल सेनापति है। ये आक्रमण करता है बुंदेला राज पे राजा छत्रसाल पर। राजा छत्रसाल पर। और राजा छत्रसाल अपनी सहायता के लिए किसको बुलाते हैं? तो बाजीराव प्रथम को। यहाँ पे आपको बाजीराव प्रथम के साथ एक कहानी भी मिलती है। बाजीराव मस्तानी पिक्चर आपने देखी होगी, तो यहाँ वही मस्तानी की चर्चा आपको मिल जाएगी इस युद्ध के बाद। ठीक है, तो छत्रसाल की मदद इन्होंने की। इसके साथ ही छत्रसाल इनसे खुश होकर इनको अपना तीसरा बेटा मानकर अपनी साम्राज्य का 1/3 हिस्सा बाजीराव प्रथम को दे देते हैं। तो यहाँ से मराठों के आधिपत्य में मालवा का क्षेत्र और बढ़ता गया। तो मालवा में फिर इन्होंने 1731 में एक सूबेदार अपना बनाया, राणोजी शिंदे, जिसको मालवा का सूबेदार बाजीराव पेशवा ने बनाया। इसके बाद धीरे धीरे जब मराठा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बड़ा हो गया, तो इन्होंने अपने प्रमुख जो सेनापति रहे उनके बीच में 1731 में विभाजन कर दिया, जिसमें 5 भागों में पूरे साम्राज्य को बांटा। जिसमें से होलकर को मिलता है क्या? इंदौर का क्षेत्र। सिंधिया को मिलता है ग्वालियर उज्जैन वाला क्षेत्र। पवार वंश के पास धार का क्षेत्र। और तुकोजी वंश, जिसको देवास की बड़ी पाती, 2 भागों में इसको बांट देते हैं। जीवाजी वंश को छोटी पाती। क्लियर? आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? होलकर रियासत की। होलकर रियासत के संस्थापक मल्हार राव होलकर हमको मिल जाते हैं, जिनका शासनकाल 1732 से 1766 तक रहा। राजधानी क्या थी इनकी? तो राजधानी थी इंदौर। यदि राजधानी पे हम गौर करें तो इनकी राजधानी समय के साथ बदलती रही। जैसे कि इंदौर से फिर महेश्वर बदली, महेश्वर से भानपुरा, भानपुरा से फिर इंदौर। तो ये राजधानी का क्रम हमको देखना है। मल्हार राव होलकर के बाद राजा बनते हैं माले राव होलकर 1776 में, 66 में सॉरी। माले राव होलकर थे कौन? तो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे खांडेराव होलकर और उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर। इनके पुत्र थे कौन? माले राव। अल्प आयु में राजा बनते हैं तो इनकी संरक्षिका बनाते हैं किसको? अहिल्याबाई होलकर को। इसके बाद
इनकी मृत्यु हो जाती है मालेराव की, तो फिर शासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में आती है। तो हम मुख्यतः चर्चा करेंगे किसकी, अहिल्याबाई होलकर की। समय इनका देखें तो 1767 से 1795। इनके एक सेनापति का नाम हमको मिल जाता है जिसका नाम है तुकोजी राव। तो ये सेनापति का नाम याद रखना है। इसी के साथ इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, जो इंदौर से कहाँ, महेश्वर। अहिल्याबाई को उपमा दी जाती है दार्शनिक रानी की। दार्शनिक रानी इसलिए कि धार्मिक प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा थी। इन्होंने मंदिरों का कहीं बहुत जीर्णोद्धार कराया, मंदिरों का निर्माण भी कराया। कहते हैं कि इनका ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब ये शिव की पूजा किए बिना खाना ग्रहण करें। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दार्शनिक रानी। काम क्या किए, तो महेश्वर घाट, बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण इन्होंने कराया। इसी के साथ अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार और महाकालेश्वर मंदिर की मरम्मत कराई, और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। ठीक। शासन के कार्यों में देखें तो इन्होंने सार्वजनिक सभा का आयोजन करना शुरू कर दिया था ताकि जनता से प्रत्यक्ष रूप से मिल सकें, उनके तकलीफ़ों को जान सकें, उनका निवारण किया जा सके। इनकी समाधि हमको मिल जाती है महेश्वर में, और अहिल्याबाई के नाम पे एक संग्रहालय भी मिलता है हमको महेश्वर में। और एक अहिल्याबाई महोत्सव हम मध्य प्रदेश शासन जो मनाता है वो कहाँ, इंदौर में। तो अहिल्याबाई संग्रहालय और महोत्सव। अहिल्याबाई के जो शासन काल है उसको होलकर वंश का स्वर्ण काल या स्वर्णिम युग भी संज्ञा दी जाती है। इनके आगे वाले शासक तो तुकोजी राव होलकर, उसके बाद काशीराव होलकर, तो ये शासक बने। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हमको मिलते हैं उनका नाम है यशवंत राव होलकर। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि शासनकाल 1197 से रहा 1811 तक। तो मल्हा यशवंत राव होलकर को उपाधि दी जाती है मध्य भारत का नेपोलियन। तो ये उपाधि हमको याद रखनी है। किसने दी, तो SN इनामदार एक इतिहासकार हुए। यदि हम नेपोलियन की बात करें तो भारत का नेपोलियन भी किसी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश का शासक रहा प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो उसको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। मुगल सम्राट इनके समय रहते हैं शाह आलम। तो इन्होंने राजेश्वर बहादुर की उपाधि यशवंत राव को दी। इन्होंने राजधानी भानपुरा, कहाँ पड़ता है, जो मंदसौर, तो राजधानी परिवर्तित इन्होंने की। इनके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें ये हारते हैं, और हारने के बाद इनको संधि करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं राजपुर घाट की संधि। कब हुई, 1805 में। किस किस के बीच, तो लॉर्ड बेलेजली और यशवंत राव होलकर। इसमें होता क्या है संधि में, तो संधि के प्रावधानों के तहत इनका जो चंबल नदी का उत्तरी भाग है, इनके शासन का जो चंबल नदी के ऊपर का हिस्सा है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। ठीक। इसके बाद आगे शासक बनते हैं मल्हार राव होलकर द्वितीय, जिनका समय रहा 1811 से 1833। इनके समय क्या हुआ, अल्पायु इनकी थी, तो इनकी संरक्षिका बनी कौन, माता तुलसीबाई। तो जब ये संरक्षिका का नाम आता है हमको याद रखना है कि किस शासक की संरक्षिका कौन थी। इनके समय में 1817 में युद्ध होता है महिदपुर का युद्ध। इसी को हम बोल देते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। इसमें भी अंग्रेजों से हार जाते हैं, तो फिर दोबारा संधि होती है 1818 में मंदसौर की संधि। क्लियर। इस संधि के तहत क्या होता है, तो इस बार सतपुड़ा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एरिया अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। मल्हार राव होलकर के आगे के काम देखें तो महेश्वर से इंदौर इन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी, और आगे आने वाले शासक हरिराव होलकर और खांडे राव होलकर
तृतीय। इसके बाद हमको जो शासक देखना है उनका नाम देखना है तुकोजी राव होलकर। क्यों देखेंगे? वो भी इसलिए कि यदि कोई प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय होलकर वंश का शासक कौन था, तो कौन? तुकोजी राव होलकर, समय 1844 से 86। इनके बाद जो शासक बने शिवाजी राव होलकर, जिनका समय हमको मिलता है 1886 से 1903। इन्होंने क्या किया? तो इनका प्रमुख कार्य है इंदौर में लालबाग पैलेस बनाना, शिव विलास पैलेस महल और सुख विलास महल इस महल का इन्होंने निर्माण कराया। इसी के साथ एक होलकर कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? तो वो भी इंदौर में। आगे हम बात करते हैं तुकोजी राव तृतीय की, जो शासनकाल जिनका रहा 1903 से 1926। तो इन्होंने इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण कराया है। निर्माण कार्य देखना है, जो आज के समय में क्या है, एक केंद्रीय संग्रहालय है, नवरत्न मंदिर। उसके बाद शासक हमको मिलेंगे यशवंत राव होलकर द्वितीय, 1926 से लेकर 1948। यदि हम देखें तो यही होलकर वंश के कौन है? अंतिम शासक। यदि आपसे पूछा जाता है होलकर वंश का अंतिम शासक कौन है, तो यशवंत राव होलकर द्वितीय। इन्होंने काम किए कि 1930 में मणिक बाग महल का निर्माण कराया इंदौर में। 1944 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कराई और इंदौर में एम.वाई. अस्पताल का निर्माण इन्होंने कराया। और प्रमुख घटना क्या कि भारत संघ में विलय। कराया इन्हीं के समय। तो उसकी डेट हमको मिल जाती है, वो याद रखनी है, 16 जून 1948। कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कब विलय हुआ, तो 16 जून 1948 में विलय हुआ। तो ये बात की हमने इंदौर रियासत की। आगे हम चलते हैं दूसरी रियासत सिंधिया रियासत पर। तो सिंधिया राजवंश को यदि हम देखें तो इनके संस्थापक कौन रहे, तो संस्थापक हैं राणोजी सिंधिया। इनका समय देखें तो 1726 से 1745 के बीच का। राजधानी इनकी हम क्या थी? इनकी राजधानी थी उज्जैन। इसमें गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं सिंधिया वंश की राजधानी तो हमारे जहन में सबसे पहला ऑप्शन यही क्लिक होता है कि ग्वालियर। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्वालियर बहुत बाद में राजधानी बनी। सबसे प्रारंभिक राजधानी इनकी क्या थी? उज्जैन थी। क्षेत्र कौन कौन से इनको मिले, तो उज्जैन का क्षेत्र, सुजालपुर, शाजापुर, ये क्षेत्र मुख्यतः सिंधिया रियासत में उस समय आते थे। कुछ शासक महत्वपूर्ण मिले, जैसे जप्पाजी राव सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया। ठीक है, तो ये इनके बाद शासक बने। उसके बाद यदि हम महत्वपूर्ण शासक की बात करें, वो हमको कौन मिलता है, तो वो मिलते हैं महादजी सिंधिया। 1761 से लेकर 1794 के समय इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ इनके समय, उसमें भाग लिया था। ठीक, पानीपत के तृतीय युद्ध। उसके बाद 1765 में इन्होंने गोहद के जाट राजा से ग्वालियर को छीना था। तो अब क्लियर हुआ ग्वालियर कब शासन में आया, इनके शासन क्षेत्र में 1765 में। किससे छीन के? गोहद के जाट राजा से छीन के। इसके अलावा इन्होंने काम किया कि तो मुगल सम्राट शाह आलम, उस समय मुगल सम्राट हुआ करते थे, और अपने ही एक सेनापति के संरक्षण में रहते थे उस समय। कौन? शाह आलम। तो उनको मुक्त कराते हैं और मुक्त कराकर स्वयं उनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। किसके? शाह आलम के प्रधानमंत्री। इसके बाद मुख्य शासक आपको मिलते हैं दौलत राव सिंधिया, जो 1794 से लेकर 1827 तक शासक रहे। इनका मुख्य काम हम देखें तो इन्होंने 1810 में राजधानी परिवर्तित करके ग्वालियर बनाई। कहाँ से? उज्जैन से। 1825 में इन्होंने ग्वालियर में मोती महल, गोरखी पैलेस का निर्माण कराया। और इनके समय में आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उसमें होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। नाम हमको याद रखना है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके बीच में हुई थी, तो वो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या हुआ
दिल्ली, आगरा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वो सारा का सारा क्षेत्र सिंधिया रियासत से किसके अंडर में आ गया, फिर ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर। आगे जनकोजी राव सिंधिया 1827 से 1843। ये दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे और अल्प आयु होने की वजह से रेजिडेंट इनकी बनाई गई, वो बनी कौन, बाईजा बाई। तो बाईजा बाई ने इनके शासनकाल में निर्माण कराया उज्जैन में गोपाल मंदिर और ग्वालियर में बैजा ताल। किसने निर्माण कराया वो देखना है, शासक कौन था उस समय हमको वो याद रखना है। आगे आने वाले शासक जयाजी राव सिंधिया 1843 से लेकर 1886। तो इनका प्रमुख यदि हम देखें तो 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे और अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। ग्वालियर में जय विलास पैलेस इन्होंने बनवाया है, जिसके वास्तुकार आपको माइकल फिरोज मिल जाते हैं। जय विलास पैलेस वही जो आज के समय में भी सिंधिया घराने का राजघराना है। और जय विलास पैलेस का कुछ हिस्सा याद रखना है हमको, संग्रहालय में परिवर्तित है। किसमें, संग्रहालय में। कुछ हिस्सा संग्रहालय है और कुछ हिस्सा अभी भी निवास स्थल है। उसके बाद शासक मिलते हैं माधव राव सिंधिया 1886 से लेकर 1925 तक। माधव राव सिंधिया ने क्या किया, तो इनको बोला जाता है आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता। तिघरा बांध इन्होंने बनवाया ग्वालियर में, फूलबाग शहर बनवाया, कहाँ, ये भी ग्वालियर में है। इसी के साथ विक्टोरिया भवन, जो बाद में अब हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज जो है, तो इसका निर्माण कराया था। और शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है, शिवपुरी में। और जॉर्ज कैसल भवन की प्रमुखता ये है, यदि हम देखें विशेषता, तो ये आपको मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, जो शिवपुरी में है। आगे हम बात करते हैं जीवाजी राव सिंधिया की, जो अंतिम शासक रहे किसके, सिंधिया राजवंश के। समय है 1925 से 61। तो 9 वर्षीय थे, इसलिए रीजेंसी बनाई चिनुका राजे के संरक्षण में। और इन्होंने 23 जनवरी 1948 को मध्य भारत में इन्होंने सिंधिया राजवंश घराने का विलय हो गया, सिंधिया रियासत का विलय। मध्य भारत यदि हम पार्ट के हिसाब से बात करें तो जब मध्य प्रदेश को हमने बांटा था कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तो आपको पार्ट बी में शामिल हुआ था कौन, सिंधिया रियासत। इसके बाद आगे बात करें तो कि इनकी शादी किससे हुई, तो शादी विजया राजे सिंधिया मिल जाती हैं, जिनको हम राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से हम जानते हैं। और हैं कहाँ की, तो वो सागर की हैं, ठीक है। इनका मूल नाम था लेखा देवेश्वरी देवी, लेकिन बाद में शादी होने के बाद नाम चेंज कर दिया। क्या किया, विजया राजे सिंधिया। क्लियर। तो अंतिम शासक कौन था सिंधिया वंश का, जीवाजी राव सिंधिया। क्लियर। तो ये थी दोनों मराठा रियासतें। तीसरी रियासत की बात करते हैं तो वो है भोपाल की रियासत, जिसके संस्थापक कौन, तो वो दोस्त मोहम्मद खान। क्वेश्चन पूछ चुके हैं पीएससी एक बार इसको भी। तो हम बात करते हैं भोपाल रियासत की। ये स्थापना होती है 1707 के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इनका सेनापति रहता है दोस्त मोहम्मद खान, वो इसकी स्थापना करता है। अब भोपाल रियासत भी कैसे बनी उसके बारे में हम जाने कि राजधानी इसकी इस्लाम नगर थी, बाद में भोपाल बनी। और 1723 में भोपाल रियासत पर हैदराबाद के निज़ाम ने आक्रमण किया था, तो वो हमको याद रखना है कि हैदराबाद के निज़ाम का आक्रमण है। 1737 में मराठों ने भोपाल के युद्ध में निज़ाम और भोपाल के नवाब को हराया, तो बहुत सारा एरिया कहाँ चला जाता है, निज़ाम के पास, मराठों के पास। भोपाल रियासत का क्षेत्र हम देखें तो वो था इस्लाम नगर, जो हुजूर का क्षेत्र, फंदा का क्षेत्र, अब्दुल्लागंज,
भोपाल, सीहोर और रायसेन का क्षेत्र, यहाँ तक हमारी भोपाल रियासत लगती थी। आगे हम चलें तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त मोहम्मद खान की। था कौन दोस्त मोहम्मद खान? तो वैसे हम बात करें तो अफगान था एक। कौन? अफगान। नवाब बनने से पहले क्या थे? तो नवाब बनने से पहले यदि हम देखें तो ये मालवा में सीतामऊ के राजा थे केशोदास, उसके पास इन्होंने जमातदार की सेवा दी, मुग़ल सूबेदार भी रहे, और मुग़ल सूबेदार रहने के बाद जब इनको शासन प्रशासन में ज़्यादा रुचि आने लगी, नवाब बनने की सोची, तो ताज मोहम्मद एक सूबेदार मिलता है बैरसिया का। कहाँ? बैरसिया। तो इस पर आक्रमण करते हैं और बैरसिया को छीन लेते हैं। तो यहीं से फिर सत्ता स्थापित होती है किसकी? दोस्त मोहम्मद खान की। तो बैरसिया इनके क्षेत्र में आ गया। उसके बाद ये हमला करते हैं जगदीशपुर पर, जो आज का इस्लाम नगर है। आज भी हम इस्लाम नगर के नाम से उसको जानते हैं। तो इस्लाम नगर भी दोस्त मोहम्मद खान के अंदर में आया। तीसरा किस्सा मिलता है 1716 में गिन्नौर गढ़ की गोंड रानी, जिसका नाम है कमलापति। तो कमलापति ने क्या किया कि कमलापति सहायता लेती हैं दोस्त मोहम्मद खान की। दोस्त मोहम्मद खान सहायता भी कि अपनी पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती हैं, तो उसके लिए दोस्त मोहम्मद खान की सहायता मांगती हैं। सहायता में ये रहता है, संधि होती है कि हम आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाती। तो उसमें होगा ये कि दोस्त मोहम्मद खान भोपाल क्षेत्र रानी कमलापति से ले लेते हैं। कौन सा क्षेत्र? भोपाल। तो कहाँ से मिला? रानी कमलापति से। अब हम देखें तो इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान के बारे में और तो इन्होंने ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया और इस्लाम नगर की स्थापना की, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 1722 में इन्होंने नवाब की उपाधि धारण की और भोपाल में फतेहगढ़ दुर्ग भी बनवाया। क्लियर? 1723 में हैदराबाद के निज़ाम का आक्रमण की हमने चर्चा की। तो इसमें होता ये है कि हैदराबाद के निज़ाम से जब दोस्त मोहम्मद खान हार जाते हैं तो अपने पुत्र को, इसको यार मोहम्मद को, हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में भेज देते हैं। वो भी इसलिए कि आपका पुत्र हमारे दरबार में रहेगा तो आप हमसे बगावत नहीं करोगे। तो ये इस प्रकार की एक सोची समझी रणनीति रहती है। जब दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर शासक बना यार मोहम्मद खान 1726 से 1742 तक। इसी को हम बोलते हैं वास्तविक संस्थापक भोपाल रियासत का। ठीक है। इनके ही समय 1738 में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव पेशवा ने हैदराबाद के निज़ाम को हराया। क्लियर? नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ 1739 में, तब भी ये भोपाल के नवाब थे, वो हमको याद रखना है। इनके शासनकाल में ही राज चिन्ह बनता है कौन? सोने की मछली, स्वर्ण मछली। और क्या किया है यार मोहम्मद ने? तो पठारी, सेवास, वर्तमान का जो बेगमगंज है, उदयपुरा, इस सब को जीतकर भोपाल रियासत का हिस्सा बनाया। इनके बाद जो नवाब हमको मिलते हैं, नवाब फैज़ मोहम्मद खान 1742 से 1777। तो यार मोहम्मद के सबसे बड़े पुत्र थे और सूफ़ी नवाब के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये सूफ़ी संत के सानिध्य में ज़्यादा रहे, तो इनकी लगन कहाँ? सूफ़ी संतों के साथ ज़्यादा थी, इसलिए हम इसको सूफ़ी नवाब भी कहते हैं। बाद में नवाब बनते हैं नवाब हयात मोहम्मद खान 1777 से लेकर 1808 तक। ये कौन थे? तो ये फैज के छोटे भाई थे। इनकी पत्नी का नाम मिलता है सालेहा बेगम। काम क्या किया? तो प्रशासन में हस्तक्षेप। तो जिस तरह से हमको एक कहानी और मिलती है कि जहांगीर के समय कौन हस्तक्षेप करता था? नूरजहां। और यहाँ कौन हस्तक्षेप करता है? सालेहा बेगम। एक दीवान का नाम मिलता है फौलाद खान। इसके समय क्या हुआ? हयात मोहम्मद के खान के समय कि इनका वजीर था कौन? वजीर मोहम्मद खान।
इसको सभी अधिकार देकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुखता में कौन आ जाता है फिर? वजीर मोहम्मद खान, जिस पर राष्ट्र के सारे अधिकार होते हैं, नवाब से भी ज़्यादा। उसके बाद नवाब बनता है गौस मोहम्मद खान, जो 1808 से 1809 तक रहे। इनके समय भी सारे के सारे अधिकार वजीर मोहम्मद खान के पास थे। तो सारे अधिकारों को उपयोग करने के बाद ये नवाब को सलाह देता है कि आप जाओ रायसेन, और यहाँ का शासन कौन देखेगा? हम। तो वो नवाब चले जाते हैं रायसेन और वहीं अपना पूरा जीवन निकालते हैं। नवाब बनते हैं फिर नवाब वजीर मोहम्मद खान 1809 से 1816। तो इनके शासनकाल की प्रमुख घटना में देखें तो सबसे ज़्यादा बार भोपाल पर आक्रमण, कितने? 7 बार। किसका? मराठों का आक्रमण हुआ। ठीक। और इसके बाद उनका पुत्र नजर मोहम्मद खान शासक बनता है 1816 से 1819 तक। इनके शासनकाल में एक काम हुआ कि सीहोर में अंग्रेज छावनी की स्थापना हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने इस्लाम नगर, सीहोर, इच्छावर, दोराहा, ये सारे के सारे क्षेत्र किससे लेकर? सिंधिया से लेकर। क्योंकि जब हम देखा कि ये 7 बार आक्रमण हुए थे तो इसमें बहुत सारा क्षेत्र मराठाओं ने भोपाल की रियासत का कब्जे में कर रखा था। तो उसको अंग्रेज लेकर किसको? भोपाल के नवाब को दे देते हैं। नज़र मोहम्मद का विवाह हुआ था गौहर बेगम से, जो हम जिसका नाम हमको कुदसिया बेगम भी मिल जाता है। क्लियर? कुदसिया बेगम के बारे में अब हमको जानकारी पढ़नी है कि भोपाल की रियासत को यदि हम महत्वपूर्ण देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको महत्वपूर्ण प्रमुखता में आता है बेगमों का शासन, जिसकी वजह से भोपाल की रियासत प्रसिद्ध भी है। तो इसकी पहली बेगम नवाब बनी कुदसिया बेगम, जो समय रहेगा 1819 से 1837 तक। क्या किया कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका है, ये हमको याद रखना है। इन्होंने ही गौहर महल, जिसको आप नज़रबाग भी बोलते हैं, जामा मस्जिद, इनका निर्माण कराया। इसके साथ ही पर्दा प्रथा त्याग कर सुधार कार्य इन्होंने कई सारे किए, जिसमें से एक मक्का मदीना में यात्री निवास, कि मक्का मदीना जाने वाले व्यक्तियों को वहाँ पर रोक सकें। कुदसिया बेगम के बाद जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं नवाब जहांगीर मोहम्मद। कौन थे? तो कुदसिया बेगम के दामाद। थे। पुत्री का नाम यदि हम देखें तो पुत्री का नाम मिलता है हमको सिकंदर बेगम। किसकी? कुदसिया बेगम की पुत्री। जहांगीर मोहम्मद ने क्या किया? तो जहांगीराबाद शहर अपने ही नाम पे, तो जहांगीराबाद याद रहेगा कि किसने बसाया? जहांगीर मोहम्मद ने। भोपाल में नूरबाग मस्जिद का निर्माण कराया, और इसी के साथ इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? जो आज के समय में भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर है उसमें मिलता है। इनकी मृत्यु के बाद फिर शासक बनती हैं सिकंदर जहां बेगम, जिनका समय रहेगा 1844 से 1868। तो इनके बारे में एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 1857 की क्रांति जब हुई तब ये शासिका थीं, और भोपाल रियासत की दूसरी महिला शासिका थीं सिकंदर जहां बेगम। काम देखें इनके तो मोती मस्जिद, मोती महल, शौकत महल, इनका निर्माण इन्होंने कराया। इसी के साथ में 2 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान, जो कहाँ के थे? गढ़ी रायसेन। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। कहाँ? भोपाल की रियासत में। परिणाम क्या हुआ कि फाजिल मोहम्मद खान को फांसी दे दी जाती है राहतगढ़ के दुर्ग में, ये हमको याद रखना है। और सिकंदर बेगम ने क्या काम किया? तो सुल्तानिया बालिका विश्वविद्यालय और अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल ये बनवाया, जिसको हम क्या बोलते हैं आज? हमीदिया हाई स्कूल। इसके बाद आगे देखें प्रमुख तो हज करने वाली पहली महिला शासिका थी सिकंदर जहां बेगम, और मजलिस ए शोर नामक एक संसद की शुरुआत इन्होंने की। और इसी के साथ इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? भोपाल रियासत का स्वर्णकाल। किसके शासनकाल को? तो वो सिकंदर जहां बेगम के शासनकाल को। आगे चलें।
तो इसके बाद हमको मिलती हैं शाहजहां बेगम। कौन सी? शाहजहां बेगम। तो तीसरी बेगम है। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस बेगम का रहा भोपाल रियासत में, तो वो शाहजहां बेगम का था। कब से कब तक? तो 1868 से लेकर 1901। इनके काम हम देखें तो ताजुल मस्जिद भोपाल में, बेनज़ीर भवन और सदर मंजिल का निर्माण इन्होंने कराया। 1880 में लाल कोठी का निर्माण कराया, जिसको हम वर्तमान में राजभवन बोलते हैं। ये भी आज किसका निवास स्थल है? तो कमेंट में कर आप बताइए ये किसका निवास स्थल है? राजभवन। क्लियर? शाहजहानाबाद की स्थापना इन्होंने की और भोपाल रियासत का मानचित्र इन्होंने बनवाया। ये इनके सुधारवादी कदम हम देखेंगे। तो इसके बाद इन्होंने मुख्य काम किया प्रथम जनगणना। वो मतलब कि अंग्रेज़ों के आधिपत्य में होते हुए भी इतनी प्रोग्रेसिव सोच इनकी थी उस समय। इसके साथ ही पुरुष अस्पताल बनवाया जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, और एक महिला अस्पताल बनवाया था जिसकी नाम आपको मिलता है लेडी लैंसडाउन अस्पताल। क्लियर हुआ? इसके बाद नई जो शासिका बनती हैं उनकी बात करें तो वो उनका नाम हमको मिलेगा सुल्तान जहां बेगम। समय इनका 1901 से 1926। इनके नाम हमको सरकार अम्मा भी मिलता है और खुसरो जहां भी, ये नाम हमको याद रखने हैं। क्या किया इन्होंने? तो सदर मंजिल को निवास स्थान बनाया, जो आज के समय में क्या है? भोपाल नगर निगम का कार्यालय है सदर मंजिल में। ठीक है। एक महल का नाम मिल जाता है नूर उस सबा महल, जिसका निर्माण इन्होंने कराया, जो आज के समय में एक होटल है। 1914 में खुसरो जहां बेगम किसकी? ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ एसोसिएशन की अध्यक्ष बनती हैं। इसकी अध्यक्ष बनी एसोसिएशन की। इसी के साथ इन्होंने कसर ए सुल्तानी महल बनवाया, जो आज सेफिया कॉलेज है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर बनी थी। ठीक है, ये चीज़ हमको फैक्ट हमको याद रखना है। इसके बाद जो शासक बना नवाब हमीदुल्ला खान 1926 से 1949। ठीक है, यहाँ हमको देखना है कि ये भोपाल के अंतिम नवाब थे। इन्हीं के समय 1 जून 1949 को भोपाल राज का विलय भारत संघ में हुआ था। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भोपाल के जो नवाब हमीदुल्ला खान थे वो भारत में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बाद में प्रजामंडल आंदोलन की वजह से भारत में शामिल होना पड़ा। नहीं तो इनकी इच्छा थी भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करने की। इनको देखें तो 1944 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रिंसेस के चांसलर थे ये नवाब हमीदुल्ला, और 1938 में राज्य प्रजामंडल की स्थापना इनके समय में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? साकिर अली खान। तो नवाब हमीदुल्ला की 3 पुत्रियों का नाम मिलता है, जिसमें से सबसे बड़ी पुत्री थी साजिदा सुल्तान। इनको भोपाल बेगम का दर्जा इन्होंने दिया था। इनका विवाह किससे हुआ? तो पटौदी खानदान के इफ्तिकार अली खान पटौदी, सैफ अली खान के नाना जी। क्लियर? ये हुआ। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कंक्लूड करते हुए कि भोपाल रियासत की जो प्रमुख स्थापत्य रहे उनमें किसने निर्माण किसका कराया। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि 2.5 सीढ़ी का मस्जिद और इस्लाम नगर शहर, इसको किसने बनवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने। गौहर महल, जामा मस्जिद, ये कुदसिया बेगम द्वारा निर्माण कराया गया अपना। मोती महल, ये सिकंदर जहां बेगम। नूरबाग मस्जिद और जहांगीराबाद। तो जहांगीराबाद नाम से ही हमको याद आ जाता है कि जहांगीर मोहम्मद ने बनवाया है। इसकी के साथ मोती मस्जिद, सुल्तानिया स्कूल और हमीदिया स्कूल, ये सिकंदर जहां बेगम द्वारा बनवाया गया। ताजुल मस्जिद, बेनज़ीर भवन, सदर मंजिल, ये शाहजहां बेगम ने बनवाए थे। और नूर उस सबा महल और मिंटो हॉल, ये सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनवाए गए। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? तो आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास हेल्पफुल रहेगी और इसी तरह की आगे की क्लासों को से हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। ठीक है, धन्यवाद।